Hello all and welcome to the competitive classes. Today is another lecture in our lecture series जिसमें हम previous year questions discuss कर रहे हैं IBPS, SBI या JK बैंक जो भी एग्जाम्स में पूछे गए थे in the प्री लेवल, ठीक है। तो वी डिसाइडेड कि हम एग्ज़ाम से पहले तक ही ये सीरीज़ रखेंगे, बट बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है दे नीड दिस सीरीज़ एंड सो वी आर एडिंग ऑन मोर वीडियोस फॉर यू। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है आई होप इट वेंट वेल, आपने अच्छा अटेम्प्टेशन आपकी अच्छी रही और स्कोर भी होपफुली आपका अच्छा आएगा। जिन्होंने प्रैक्टिस करनी अपनी जारी रखी हुई है बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जेके बैंक जो है वो एक अकेला एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी नहीं है। आगे आने वाले दिनों में आपके आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स होंगे, एसबीआई के एग्ज़ाम होंगे, 2021 के जो भी आपका शेड्यूल होगा वो जल्दी ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए तो डोंट स्टॉप हेयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग ऑन इट, ठीक है। आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में अपेयर करो, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड। अगर आपको एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी हुआ है इट डजेंट मैटर, बिकॉज फ्यूचर में बहुत एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मेहनत करते रहो और एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहो, पुराने क्वेश्चंस की रिवीजन करते रहो, बिकॉज दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अवर प्रिपरेशन। एज आपको पता चलता है कि लेवल क्या होता है एग्ज़ाम का और हमको किस लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर लेवल रहना चाहिए 1, अगर आप तैयारी करो लेवल 10 की तो वो भी बेनिफिशियल चीज़ नहीं रहती, वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है, टाइम वेस्टिंग अफेयर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में एज यू ऑल नो आई डील इन द रीजनिंग सेक्शन। एनालिसिस की वीडियोस आपने आई होप देखी होंगी जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है, और अगर नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जितने भी दिन एग्जाम अभी तक हुआ है, जो कि 3 दिन हुआ है, उन सब का एनालिसिस हमने पोस्ट किया है विद अलॉन्ग विद द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो डू वॉच दैट, आपको बहुत हेल्प होगी। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से हमने एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको बताए हैं जितना हम बता सकते थे, बिकॉज सेल्फ एनालिसिस में हमें पता था कौन से क्वेश्चंस आए हैं कौन से नहीं, बट जो अपने सोर्सेज से मिले हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम इतना क्लैरिटी से आपको नहीं बता पाए, ठीक है। तो आने वाले दिनों का भी हम एनालिसिस करते रहेंगे। अभी 5 to 6 डेज और जेके बैंक का एग्जाम है टिल 31 दिसंबर। टिल देन ये सीरीज चलती रहेगी। इंग्लिश के सेशंस बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, बिलीव अस गाइज, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपके लिए इंग्लिश के सेशंस भी लाए जाएं। एंड आई प्रॉमिस यू इन कमिंग डेज आई विल श्योरली ब्रिंग इंग्लिश लेक्चर्स ऑल्सो, ठीक है। तो आज पहले रीजनिंग का देखते हैं। तो अगेन जैसे हम रोज करते हैं 15 to 20 क्वेश्चंस हम पर लेक्चर करते हैं, जिसमें पजल्स होती हैं और वेरियस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस होते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पजल आप सबकी स्क्रीन पे है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाली पजल है। अभी तक ये आई थिंक किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछी गई जेके बैंक की, बट लास्ट ईयर जो जेके बैंक का एग्जाम हुआ था वहाँ पे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाली पजल जो है वो मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में पूछी गई थी। सो प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले दिनों में आपको ये पजल ज़रूर पूछी जाएगी। सो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। एक और बात, जितनी भी पजल्स आ रही हैं सिंगल पैरामीटर पजल्स आ रही हैं, बट पॉसिबिलिटी केसेस उसमें बन रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पॉसिबिलिटी साथ में ही बना के चलो। डिफ़िकल्ट नहीं आ रही पजल्स, हम अपने लेक्चर सीरीज में जो पजल्स कर रहे हैं दे आर मोर डिफ़िकल्ट देन द लेवल जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मॉडरेट लेवल का भी पढ़ के जाओ और डिफिकल्ट लेवल का भी पढ़ के जाओ, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहली पजल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ते जाओ डायरेक्शंस, मेरे साथ साथ सॉल्व करो। अगर आप चाहते हो कि आप पहले खुद सॉल्व करो तो स्क्रीन को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आपको कितना टाइम लगता है। टाइम योर सेल्फ, ठीक है। 20 मिनट का ही पेपर है और टाइम कम नहीं है। आई एम टेलिंग यू टाइम कम नहीं है। जिनको लगता है कि टाइम कम है, अगर टाइम ज़्यादा होता तो हम अच्छा अटेम्प्ट कर लेते, तो देखो टाइम सबके लिए सेम है, आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा। तो 20 मिनट ही मिलेंगे। आपको मेक श्योर करना है कि आप उन्हीं 20 मिनट्स में 35 के 35 क्वेश्चंस करके आओ, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्शन है, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ए इज सिटिंग एट द मिडल ऑफ द रो। तो ए जो है वो रो के मिडल में बैठा है फेसिंग नॉर्थ। इसके
मिडल में बैठने का मतलब है किस किस लेफ्ट में भी उतने ही लोग हैं जितने उसके राइट पे। आगे है B इज ईदर फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ A और फोर्थ टू द राइट ऑफ A। तो मेरे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी के केस बन गए, एक जिसमें B उसके लेफ्ट साइड पे है तो 1 2 3 एंड 4 ये आ गया मेरा B, और एक पॉसिबिलिटी जिसमें B उसके राइट साइड पे है 1 2 3 4 तो ये आ गया मेरा B। आगे है C इज 6 टू द राइट ऑफ B। दोनों पॉसिबिलिटीज में बनाओ, जब यहाँ पे बनाऊंगी 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आ गया मेरा C, और यहाँ की जब मैं बात करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 तो ये आ गया मेरा C। आगे है देयर इज सेम नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग बिटवीन A एंड D एंड D एंड C। A और D के बीच में और D और C के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। वो कब पॉसिबल है? जब D जो है वो A और C के बीच में होगा, है ना। A और C के बीच में होगा बिल्कुल, तभी तो D और A के बीच में उतने ही लोग होंगे जितने D और C के बीच में उतने ही लोगों का मतलब है कि A और D के अगर बीच में कोई भी नहीं होगा तो D और C के बीच में भी कोई नहीं होगा। तो वैसे ही हम अगर यहाँ पे देखें तो मेरा D कहाँ आएगा? यहाँ, बिकॉज जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि A और D के बीच में कोई नहीं है, वैसे ही D और C के बीच में भी कोई नहीं है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स A और C के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि D कहाँ पर बैठेगा? 9 लोग हैं, ठीक है। 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 4.5 आता है। उससे छोटा इंटीजर देखो कौन सा है? 4.5 से छोटा है 4। मतलब मैं A से 4 छोड़ के अगर यहाँ पे D बिठाऊं, A और D के बीच में 4 लोग बिठाऊं 1 2 3 एंड 4 तो उतने ही लोग कहाँ आएंगे? D के राइट साइड पे 1 2 3 एंड 4। दिस मेक्स कि A एंड D के बीच में उतने ही लोग हैं जितने D और C के बीच में। आगे चलते हैं, D इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और लास्ट स्टेटमेंट है देयर आर 9 पर्सन्स सिटिंग बिटवीन A एंड M, ठीक है। A और M के बीच में कितने लोग हैं? 9, और D जो है वो 7th नंबर पे है। 7th नंबर पे है कहाँ से? किसी भी एंड से, मुझे नहीं पता अभी लेफ्ट हैंड से है या राइट हैंड से। तो अगर मैं इसकी बात करूं, पहले मैं अगर इसको पॉसिबिलिटी लेती हूं कि ये लेफ्ट हैंड से 7th नंबर पे है, तो अभी ये कौन सा नंबर पे? 1 2, मतलब अगर 5 और एलिमेंट बनाऊंगी 1 2 3 4 एंड 5 तो मेरा जाके D कौन से नंबर पे बनेगा? 7th नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ गई मेरी एक पॉसिबिलिटी, ये आ गई मेरी एक पॉसिबिलिटी। इसकी अगर मैं बात करूं तो D कौन से नंबर पे है? 7th नंबर पे। तो अभी कौन से नंबर पे? 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है। तो ये आ गया मेरा, अगर मैं इतने एलिमेंट्स बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये आ गया मेरा 7th नंबर पे। अब ये आ गई मेरी दो पॉसिबिलिटीज। मुझे बोला गया था D 7th नंबर पे है किसी भी एंड से। तीसरी पॉसिबिलिटी मेरी क्या बनती है? ये था मेरा A। अब देखो यहाँ पे मेरी सीरीज खत्म, यहाँ पे मेरा ये फाइनल एंड है, एक्सट्रीम एंड है राइट साइड से, ये भी मेरा एक्सट्रीम एंड है राइट साइड से। अब इसकी बात करें तो 1 2 3 ये आ गया मेरा, नीचे वाला उतार रही हूँ मैं, यहाँ पे मेरा D था, यहाँ पे मेरा C था। मुझे इतने ही एलिमेंट्स के बारे में पता था। अब जब मैं इसको लेफ्ट हैंड से 7th पे बिठाऊंगी तो 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये आ गया मेरा 7th हैंड। यहाँ पे मेरी सीरीज खत्म। और इसकी अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी लेती हूँ तो ये था मेरा A, ये था मेरा B, ये था मेरा D और ये था मेरा C। तो जब D यहाँ से लेफ्ट हैंड पे होगा तो अभी कौन से एंड नंबर पे है? 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये आ गया मेरा यहाँ से, और यहाँ पे मेरी सीरीज खत्म। आई होप आपको समझ आ रही है 4 पॉसिबिलिटीज क्यों बनाई। मुझे बोला गया था कि D जो है वो 7th नंबर पे है फ्रॉम एनी एंड, तो हो सकता था D जो है वो राइट हैंड से 7th एंड पे हो जैसे इसमें और इसमें हुआ, और हो सकता था D जो है वो लेफ्ट हैंड से 7th एंड पे हो जो कि इसमें और इसमें है। ये आ गई मेरी 4 पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरा कहता है कि A और M के बीच में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 9। अब हर पॉसिबिलिटी में मैंने एक एंड जो है वो फिक्स कर लिया। अब मेरे पास एक एंड ओपन है तो मैं उसी से कंटिन्यू करूंगी। अब A और M के बीच में मुझे 9 एलिमेंट्स बिठाने हैं, तो क्या मैं लेफ्ट साइड पे जा सकती हूँ? 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो मेरी सीरीज खत्म, मतलब मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया मेरा M, ठीक है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, ये तो एंड पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 9 एलिमेंट से कम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये आ गया मेरा M,
ठीक है। यहाँ की बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ गया m, और यहाँ की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया मेरा m। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे फिर अगेन m नहीं जा सकती, और ये मेरा एंड पॉइंट था, मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो डिस्कार्ड हो गई, तो मेरे पास बची 3 पॉसिबिलिटीज। अब अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा था कि a जो है वो मिडिल पॉइंट है इस सीरीज का, a के लेफ्ट पे भी उतने ही लोग होने चाहिए जितने a के राइट पे हों, तो एक एंड तो हमारा फिक्स है, इक्वल करने के लिए हम दूसरे एंड पे भी उतने ही लोग बिठाएंगे। यहाँ पे देखो ये एंड मेरा फिक्स था, a के लेफ्ट पे कितने थे 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि a के राइट पे भी 5 एलिमेंट्स होने चाहिए थी, जो कि इसमें नहीं है, ये अपनी वैल्यू एक्सीड कर गया है, मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत। इसकी बात करूं तो ये मेरा एंड पॉइंट है, तो a और इसके ये जो है एंड पॉइंट है, तो कितने एलिमेंट्स हैं a के राइट पे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब a के लेफ्ट पे भी 7 एलिमेंट्स होने चाहिए थे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अपनी लिमिट एक्सीड कर गया, मतलब ये भी गलत। आ जाके मेरे पास ये बचता है, तो अब काउंट करो a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ की बात करूँ 10, और ये भी है एक एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ की बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये मैंने खुद से क्यों बनाया, बिकॉज मुझे बताया गया था a के लेफ्ट पे उतने हैं जितने a के राइट पे हैं, तो a के राइट पे तो फिक्स्ड थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने खत्म किया था, यहाँ पे मैंने बोला था ये एंड पॉइंट है, इसके आगे सीरीज नहीं जा सकती, तो अगर इसके यहाँ पे 11 है तो इसके यहाँ पे भी 11 ही होने चाहिए, और ये वाला जो केस था वो तो ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गया। तो मेरा जो अरेंजमेंट था वो क्या निकला, वो निकला ये जो पजल थी इट वाज नॉट ऑफ इजी लेवल। अगर आप ध्यान से करते हो आपको तो ही समझ आएगी हर सेंटेंस की। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो पॉज करो, खुद से पजल सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको पजल डेफिनेटली समझ आएगी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे करते हैं क्वेश्चंस विच आर, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन डी एंड एम। ये रहा डी, ये रहा एम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या रहेगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर आर 7 पर्सन्स बिटवीन डी एंड पी देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए। डी और पी के बीच में 7 पर्सन्स, क्या यहाँ पे 7 पर्सन्स हैं 1 2 3 4 5 नहीं है, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया पी। तो आंसर क्या होगा, पी जो है वो ए के किस पोजीशन पे है 1 2 एंड 3, तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा थर्ड टू द लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम राइट एंड। तो सी के राइट एंड से क्या पोजीशन है फर्स्ट एंड सेकंड, तो इट इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या आएगा सेकंड फ्रॉम राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ f is immediate neighbor of b how many persons are there between c and f। अगर f जो है वो b का immediate person है, immediate neighbor है, तो c और f के बीच में कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या रहेगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द रो। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 एंड 23। तो 23 ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर 4, तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या आएगा 23। ठीक है, प्लीज गाइज नोट कि हम आपको बोर्ड पे समझा रहे हैं, ठीक है, आपके साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ में हो सकता है कि कोई डायरेक्शन मैं मिस रीड कर लूँ और पजल गलत बन जाए। तो अगर वो गलत बनती है तो ये घबरा मत जाया करो कि हमने गलत समझा दिया। हमारा इंटेंशन आपको गलत समझाने का नहीं है, बस इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएँ, आपको बताया जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। और अगर आप गलतियां पकड़ते हो तो अच्छी बात है, बट आप ये मत सोचो कि हमें आता नहीं है, आता है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। अगर मैं देखते देखते मिसरीड कर लेती हूँ तो इट इज़ अ स्लिप ऑफ टंग और एन एरर, तो उसको खुद करेक्ट कर लिया करो, ज़्यादा पैनिक मत किया करो। ठीक है, तो इस पजल में यही 5 क्वेश्चंस थे। हर पजल के बेसिस पे हमको पेपर में 5 ही क्वेश्चंस आएंगे, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पजल इज ऑन योर स्क्रीन, शेड्यूलिंग पजल है। कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था
कि आई थिंक ये पजल आई थी, शेड्यूलिंग पजल, इफ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, हो सकता है कि CO शिफ्ट में आई हो, ठीक है। तो आपको एक शेड्यूलिंग पजल आनी ही आनी है, ये ध्यान रख लो। तो क्या था, 8 पर्सन्स हैव टू अटेंड अ वेडिंग, 3 मंथ दिए हैं और उसके बाद 2 डेट्स दी हैं पर मंथ। तो हम पहले मंथ्स फिक्स करेंगे, यहाँ पे पहले ही नंबर ऑफ डेज लिख लो, इनमें कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डेट्स क्या गिवन है, डेट्स गिवन है आपको 7 और 14, तो ये आ गई 7th, ये आ गई 14th। ऐसी पजल्स में भी हो सकता है कि 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हो, इसलिए अलग से ही एक पॉसिबिलिटी के लिए आप प्लेस रख लो, ठीक है। अभी मैं नहीं रख रही, अगर पॉसिबिलिटी बनेगी तो हम और पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट है, ओनली 1 पर्सन अटेंड्स द वेडिंग ऑन अ गिवन डेट, ई अटेंड्स द वेडिंग ऑन 7th ऑफ द मंथ विच हैज़ ओनली 30 डेज। तो देखो 30 डेज इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, मतलब ई 7th ऑफ अप्रैल को भी बैठ सकता है और ई 7th ऑफ जून को भी बैठ सकता है, मतलब मेरी 2 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉसिबिलिटी ये बना ली और एक पॉसिबिलिटी मैं यहाँ बना लूँगी, ठीक है। ये आ गया 7th, ये आ गया 14th। तो जब ई यहाँ पे बैठेगा फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, तो दूसरी पॉसिबिलिटी में ये क्या रो रिप्रेजेंट कर रही है, ये रो रिप्रेजेंट कर रही है 7th ऑफ मार्च, 7th ऑफ अप्रैल, 7th ऑफ मई, 7th ऑफ जून, ओके। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट था, ओनली 3 पर्सन अटेंड द वेडिंग बिटवीन ई एंड जी। तो ई और जी के बीच में कितने लोग हैं, 3, ऊपर तो 2 बैठे हैं, तो ई और जी के बीच में 3 आएंगे जब 1, 2 और 3, तो जी मेरा कहाँ आएगा, यहाँ। और इस पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ई के बाद तो सिर्फ एक ही प्लेस खाली है, तो मतलब जी ई से पहले ही वेडिंग अटेंड करेगा, तो 1, 2 और 3 जी कब वेडिंग अटेंड करेगा, 7th ऑफ अप्रैल को। उसके बाद स्टेटमेंट है, 2 पर्सन अटेंड द वेडिंग बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में कितने लोग वेडिंग अटेंड कर रहे हैं, 2। तो इस पॉसिबिलिटी में देखूं तो 1 और 2, तो मेरा डी आना चाहिए यहाँ, और इस पॉसिबिलिटी में देखूं तो ऊपर सिर्फ 2 ही लोग वेडिंग अटेंड कर रहे हैं और मुझे चाहिए कि जी और डी के बीच में 2 लोग हैं, मतलब 1, 2, 2 लोग छोड़ के डी मेरा कहाँ आएगा, यहाँ। उसके बाद है, सी डज नॉट अटेंड द वेडिंग ऑन 14th ऑफ एनी मंथ, मतलब जो मेरा सी है वो यहाँ 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 नहीं आएगा और यहाँ पे यहाँ 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 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सी एंड ए अटेंड द वेडिंग इन द सेम मंथ बट नॉट इन मे। अब इसमें देखो कि सी और ए जो हैं, सी और ए दोनों एक ही मंथ में वेडिंग अटेंड करेंगे बट मई में नहीं कर सकते, एक ही मंथ में अटेंड करेंगे, मतलब मेरे पास 2 स्पेसेस खाली होनी चाहिए, है ना। अब मैंने देखा कि यहाँ पे तो ई और डी है, यहाँ पे अगर जी है तो मेरे दो लोगों के लिए जगह नहीं बची, क्योंकि ए और सी ने दोनों ने इकट्ठे ही वेडिंग अटेंड करनी है। तो मेरे पास एक ये 2 जगहें खाली, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया कि सी नहीं कर रहा, हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और यहाँ पे भी 2 जगहें खाली हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक जगह खाली, एक जगह खाली, एक जगह खाली, तो मेरे पास कौन सा मंथ बचता है, मार्च का। अब मुझे बोला गया था कि सी 14 को नहीं कर रहा, तो मतलब सी 7 को करेगा और ए करेगा 14 को। और इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये 2 और ये 2 खाली हैं, तो मुझे गिवन है कि मई में ए और सी वेडिंग अटेंड नहीं कर रहे, तो मतलब ए और सी वेडिंग अटेंड करेंगे मार्च में, तो सी मेरा 7 को करेगा, ए मेरा करेगा 14 को, ठीक है। नेक्स्ट है, एच एंड डी अटेंड द वेडिंग ऑन द सेम डेट। एच और डी जो हैं, डी अगर 14 को कर रहा है तो एच भी 14 को करेगा, बट मुझे नहीं पता एच मई में करेगा या जून में करेगा। सिमिलरली यहाँ पे एच मुझे नहीं पता अप्रैल में करेगा या जून में करेगा, पर करनी उसने कब है, 14 को। तो आगे चलो, B does not attend the wedding on even number date। B जो है वो even number date पे wedding attend नहीं कर रहा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो 14 को नहीं करेगा, तो 7 की एक ही प्लेस बचती है, तो B करेगा 7th ऑफ मई में। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो अगेन B जो है वो अटेंड करेगा 7th ऑफ मई में, बिकॉज 14th को वो वेडिंग अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो इवन नंबर डेट पे नहीं कर रहा, ठीक है। तो और मुझे क्या दिया था, H अटेंड्स द वेडिंग बिफोर D। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो H यहाँ तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, है ना।
तो बट इसका मतलब क्या है कि एच डी के बाद वेडिंग अटेंड कर रहा है। अब डेट देख रहे हो ना, ये है अप्रैल 14 और ये है मई 14, तो बाद में क्या आता है एच। इस पॉसिबिलिटी में एच अगर यहाँ पे बैठे या यहाँ पे बैठे, वो वेडिंग अटेंड कर पा रहा है कब, डी के बाद, जो कि अगेंस्ट द डायरेक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, मुझे बोला गया था कि एच जो है वो डी से पहले वेडिंग अटेंड कर रहा है, मतलब एच जो है वो अप्रैल में वेडिंग अटेंड करेगा ऑन द 14th। क्योंकि इसी तरह तो अब देखो ना, अब पहले एच अटेंड करेगा, फिर बी अटेंड करेगा और फिर डी अटेंड करेगा, तो यहाँ पे जो मेरा पर्सन बच गया वो करेगा यहाँ पे शादी को अटेंड। तो कौन बच गया मेरा, ए बी सी डी ई और यहाँ पे बच गया एफ। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट शेड्यूलिंग कि कौन सा पर्सन किस डेट को किस मंथ को वेडिंग अटेंड कर रहा है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो गई, गलत। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, 2 मिनट का क्वेश्चन था ये। आई होप आपको करने में आसानी रही। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बेसिस पे, Who among the following attends the wedding on 14th of April? 14th of April क्या है, अप्रैल ये है, 14th ये है, 14th of April क्या आ गया, H। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो गया, H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B attends the wedding on which of the following date? तो B है यहाँ पे 7th के नीचे और मई के आगे, तो कब कर रहा है, 7th of मई। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल अटेंड द वेडिंग बिटवीन ई एंड एच? तो ई ये रहा, एच ये रहा, तो एच और ई के बीच में एक बी अटेंड कर रहा है, एक डी अटेंड कर रहा है, तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या रहेगा, 2 पर्सन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 among the following 5 are same in a certain way and thus form a group. Which of the following does not belong to that group? तो 4 of the 5 C G B E E F, C G B E F। तो हमने देखा कि पहले जो 4 थे वो 7th को शादी अटेंड कर रहे थे और जो F था वो कब अटेंड कर रहा था, 14th को। तो मेरा ऑड वन आउट क्या हुआ, मेरा ऑड वन आउट हुआ F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट ऑफ फ्रॉम दिस पजल, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड्स द वेडिंग इन मई? मई में कौन शादी अटेंड कर रहा है, ये रहा मेरा मई। तो बी और डी जो है वो मई में अटेंड कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्या, क्वेश्चन 5 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही रहेगा आपका आंसर, विच वॉज बी एंड डी। तो ये रही मेरी पजल, शेड्यूलिंग पजल। बहुत ही आसान थी, बट पॉसिबिलिटी वाले केसेस थे इसमें, तो आपको डिफिकल्ट हो सकता है लगे। पॉसिबिलिटीज जैसे भी आपको बनानी इजी लगे आप वैसे बनाओ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलॉग के कुछ क्वेश्चन हैं। सिलॉग जो हैं वो कुछ शिफ्ट्स में पूछे जा रहे हैं, कुछ शिफ्ट्स में नहीं पूछे जा रहे, तो इट इज़ बेटर कि आप उनको प्रैक्टिस करके जाओ। फर्स्ट सिलॉग है आपका, सम वेदर इज समर, नो समर इज अ विंटर। सम वेदर इज समर। ठीक है, आगे है नो समर इज अ विंटर। ये बन गई हमारी वेनन डायग्राम। ओके, कंक्लूजन्स देखो इनके बेसिस पे, ऑल वेदर बीइंग विंटर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल वेदर बीइंग विंटर इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्या ऑप्शन 1 सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही नहीं है, बिकॉज ये जो पार्ट है समर का, ये जो म्यूचुअल पार्ट है वेदर और समर का, ये तो कभी भी विंटर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा का पूरा समर विंटर नहीं है। तो जब थोड़ा सा पार्ट वेदर का विंटर हो ही नहीं सकता, तो ऑल वेदर बीइंग विंटर कैन नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन है सम वेदर इज नॉट विंटर। सम वेदर इज नॉट विंटर, तो बिल्कुल सही है, बिकॉज ये वाला जो पार्ट था ये अभी हमने डिस्कस किया कि विंटर नहीं हो सकता, और वही उसने कंक्लूजन में बोला है, तो मतलब दूसरा कंक्लूजन सही है। आंसर क्या है? ओनली 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी स्क्रीन पे, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ और आंसर हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सम वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ये रहा वाटर, सम वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ऑल ट्रांसपेरेंट इज वाइट, ऑल ट्रांसपेरेंट इज वाइट। तो ये आ गई मेरी वेनन डायग्राम। आगे चलो कंक्लूजन पे, सम वाटर इज वाइट। अगर कुछ वाटर ट्रांसपेरेंट है और पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट वाटर है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि कुछ वाटर ऐसा है ये वाला जो कि वाइट होगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? सही। नेक्स्ट है नो वाटर इज अ वाइट।
दूसरा कंक्लूजन दिया गया था नो वाटर इज अ वाइट, तो हमने अभी देखा कि कुछ वाटर डेफिनेटली ऐसा है जो वाइट है, तो नो की जो पॉसिबिलिटी थी वही अक्कर नहीं होती, तो मेरा दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, गलत, और मेरा आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज। तो आपको वाटर और वाइट आपने देखा कि रिपीट हो रहा है, सम और नो का केस है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो गए, तो आप इधर और लगा दो। आपको वैसा नहीं करना है, दैट वुड बी रॉन्ग ऑन योर पार्ट, ठीक है, वैसा नहीं करना है। अगर एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली, वो इधर और वाला केस हम तब करते हैं जब दोनों कंक्लूजन्स अपनी अपनी जगह पे गलत हो, और तब हम उनको मिला के सही बनाने की कोशिश करते हैं। बट जब दोनों कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन सही हो तो इधर और का केस नहीं बोलते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ऑल पिजन्स आर बर्ड्स, ऑल पिजन्स आर बर्ड्स, सम हेन्स आर बर्ड्स, सम हेन्स आर बर्ड्स, नो पिजन इज अ क्रो। तो ये आ गई मेरी वेन डायग्राम। अब मेरा पहला कंक्लूजन है नो हेन इज अ क्रो, नो हेन इज अ क्रो। हैन और क्रो के बीच में मुझे कोई भी वो नहीं पता, रिलेशन नहीं पता, तो मैं नो की जो डेफिनाइट स्टेटमेंट मुझे गिवन है वो सही कैसे कर दूं। तो मतलब जब मुझे रिलेशन ही नहीं पता तो हो सकता है कुछ हैन क्रो हो सकता है नहीं हो, इसलिए मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा, गलत। दूसरा है सम पिजन्स आर हैन। आप इस वेन डायग्राम से देख रहे हो कि पेन और पिजन और हैन के बीच में मैंने कोई रिलेशन ड्रॉ नहीं किया। मैं चाहती तो कर सकती थी, बट बेसिक डायग्राम में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकती कि पिजन कोई हैन होगा, तो इसलिए मेरा सेकंड कंक्लूजन भी क्या होगा, गलत। नेक्स्ट है सम क्रोज आर नॉट पिजन्स, सम क्रोज आर नॉट पिजन। जब मुझे ये बोला गया दैट नो पिजन इज क्रो, तो इसका मतलब ये है कि ऑल क्रोज आर नॉट पिजन, है ना। म्यूचुअल होता है कि अगर नो पिजन इज क्रो तो नो क्रो इज पिजन, तो जब नो क्रो इज पिजन तो अगर उस क्रो का हम थोड़ा पार्ट ले लेंगे सम वाला, तो वो भी तो पिजन नहीं होगा, है ना। इसलिए मेरा थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा जिसमें उसने बोला था सम क्रोज आर नॉट पिजन्स, वो होगा सही, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। हम नहीं तो बाकी और जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे सेशंस रेगुलरली देख रहे हैं, यू ऑल गाइज डिस्कस विद ईच अदर और अपने डाउट्स को क्लियर कर लो। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वी आर रेडी टू सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, ऑल शुगर इज स्वीट, ऑल शुगर इज स्वीट। नेक्स्ट है सम स्वीट इज सावर, ये आ गया मेरा सावर। नेक्स्ट है नो सावर इज टेस्टी, तो ये बन गई मेरी वेन डायग्राम। अब आगे चलो, कंक्लूजन्स हैं नो स्वीट इज टेस्टी, नो स्वीट इज टेस्टी। अगेन मुझे सावर और टेस्टी का रिलेशन पता था, स्वीट और टेस्टी का नहीं पता था, उसने मुझे नेगेटिव कंक्लूजन बता दिया, तो इसलिए मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, गलत, क्योंकि मुझे स्वीट और टेस्टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता। अब मैं चाहती तो मैं ये डायग्राम ऐसे भी तो बना सकती थी, बट मैंने नहीं बनाई, वो तो मेरी मर्जी है, बन तो सकती थी, है ना। तो इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या आएगा, गलत। नेक्स्ट है नो शुगर इज सावर, शुगर और सार के बीच में नेगेटिव कंक्लूजन बताया है, तो ये भी गलत है। क्यों, अगर मैं वेन डायग्राम को ऐसे बना लेती, ऐसे बना लेती, फिर तो कुछ शुगर सावर हो जाता ना। बट बेसिक में सिलॉगिज्म कैसे बनाना होता है, जो हमारी बेसिक डायग्राम होती है, ठीक है, जिस तरह हमको स्टेटमेंट दिया होता है। तो अगेन दूसरा कंक्लूजन मेरा क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया मेरा गलत। नेक्स्ट था सम सावर इज शुगर, सम सावर इज शुगर। अगेन मुझे शुगर और सावर के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सम का भी नहीं है तो नो का भी नहीं है, इसलिए मेरा थर्ड जो कंक्लूजन है वो भी क्या हो गया, गलत। बट अगर आप देखो सेकंड और थर्ड कंक्लूजन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स थे, सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था, और दोनों के जो एलिमेंट्स थे शुगर और सावर, दोनों के दोनों रिपीट हो रहे थे। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, दोनों सेंटेंस में एलिमेंट्स रिपीट होते हैं और दोनों कंक्लूजन्स इंडिविजुअल बेसिस पे रॉन्ग होते हैं, तो हमारा उनका आंसर क्या होता है, ईदर और, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ईदर 2 और 3 फॉलोज।
ओके, आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अदरवाइज अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, ठीक है। तो इससे आप सबके बीच में जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं कंपटीशन बना रहेगा, आपको भी पता चलेगा कि आपका कंपटीशन किन बच्चों से है, कौन से बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, कितना नहीं। तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हुआ। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक्स दीजिए, दे आर मोस्ट असेंशियल नाउ अ डेज। एग्जाम से पहले मॉक्स देना आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एग्जाम आने वाला है और आप अभी भी मॉक्स नहीं दे रहे हो तो आपको देने चाहिए। दे रियली हेल्प यू इन एनहांसिंग your speed, which is very very important, ठीक है। तो have a good day and keep practicing.